नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज 4 सितंबर 2025 है। नमस्कार। हमारे श्रोताओं ने कुछ दिलचस्प स्रोत भेजे हैं आज की कई अहम घटनाओं पर। तो आज हम टेक, कृषि, खेल, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी। हाँ बिल्कुल, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद वही है, स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालना, उसे सही संदर्भ देना और समझना कि इन सब का आखिर मतलब क्या है। सही कहा। कोशिश रहेगी कि जानकारी सारगर्भित हो। हाँ, संक्षिप्त लेकिन गहरी। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की टेक दुनिया से एक बड़ी खबर है। भारत की पहली स्वदेशी चिप विक्रम 32। जी हाँ, विक्रम 32। सुनने में तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। क्या है ये चिप और इसे नई दिल्ली में क्यों लॉन्च किया गया, कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ, ये वाकई एक अहम पड़ाव है। विक्रम 32, देखिए इसका पूरा नाम है विक्रम 3201। 3201, अच्छा। हाँ, ये भारत का अपना पूरी तरह से देश में बना 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। पूरी तरह स्वदेशी। बिल्कुल। और ख़ास बात यह है कि इसे अंतरिक्ष मिशनों में इस्तेमाल करने लायक बनाया गया है। स्पेस क्वालिफाइड है ये। ओह, अंतरिक्ष मिशन के लायक। जी, इसे आईएसआरओ के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी हाँ, वीएसएससी तिरुवनंतपुरम। और चंडीगढ़ में जो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है एससीएल, इन दोनों ने मिलकर डिज़ाइन और डेवलप किया है। कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अपने सैटेलाइट्स और रॉकेट्स में विदेशी प्रोसेसर पर कम निर्भर रहेंगे। बिल्कुल सही। यही तो इसकी सबसे बड़ी अहमियत है। इस स्वदेशी चिप से भारत की जो निर्भरता है जटिल स्पेस मिशंस के लिए कंप्यूटिंग पावर पर, हाँ, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। खासकर जो सेंसिटिव मिशन होते हैं जहां सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी है। सही बात है। और इसका नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के मंच पर लॉन्च होना, हाँ, मैंने पढ़ा। जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को यह भेंट किया, वो दिखाता है कि भारत सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता को लेकर कितना गंभीर है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, तकनीक से आगे बढ़ते हैं। क्या जमीनी स्तर पर जैसे किसानों के लिए भी कोई नई तकनीकी पहल हुई है? जी हाँ। मैंने कपास किसान ऐप के बारे में सुना है। ये क्या है, किसने लॉन्च किया है? हाँ, तकनीक का फायदा अब खेतों तक भी पहुंच रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी ने 2 सितंबर को ये कपास किसान ऐप लॉन्च किया। अच्छा, गिरिराज सिंह जी ने। जी, इसका सीधा मकसद है कपास किसानों के लिए एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचना आसान बनाना। इससे पूरी प्रक्रिया में क्या कहते हैं, पारदर्शिता आएगी और किसानों को काफी सुविधा होगी। इसे बनाया है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने। सुनने में तो उपयोगी लग रहा है ये ऐप। इसमें किसानों के लिए क्या क्या है, मतलब फीचर्स क्या है? इसमें कई चीजें हैं। किसान अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पास के खरीद केंद्र देख सकते हैं, ओके। अपनी कपास की क्वालिटी की जानकारी डाल सकते हैं, बेचने के लिए अपनी सुविधा अनुसार टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग भी है। वाह। और सबसे जरूरी, अपने पेमेंट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने एमएसपी का जिक्र किया, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझाएंगे? सुनते तो बहुत है पर शायद सबको ठीक से पता ना हो। जरूर जरूर। देखिए, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वो गारंटीड कीमत है जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए देती है। गारंटीड कीमत? हाँ, ताकि अगर बाजार में कीमत गिर भी जाए तो किसानों को नुकसान ना हो। इसे तय करने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें फसल उगाने की लागत और उस पर कुछ मुनाफा शामिल होता है। लागत प्लस मुनाफा? बिल्कुल। इसकी सिफारिश एक संस्था करती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। ये 1965 से काम कर रही है। CACP 1965 से? जी, फिलहाल सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए FRP मतलब उचित और लाभकारी मूल्य तय करती है। अच्छा, तो ये किसानों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है ना? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, एक सेफ्टी नेट। और जो आपने पूछा था कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCI। हाँ, सीसीआई की क्या भूमिका है? CCI भारत सरकार का एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कपड़ा मंत्रालय के तहत आता है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर। जी, 1970 में बना ये संगठन कपास के व्यापार, खरीद बिक्री, एक्सपोर्ट और इस फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देने का काम करता है। तो जब सरकार MSP पर कपास खरीदती है तो अक्सर CCI ही ये खरीद करती है। अच्छा, तो ये खरीद एजेंसी भी है? हाँ, और एक बात और, भारत में सबसे ज्यादा कपास गुजरात में होता है, करीब 27%। गुजरात नंबर 1 है। हाँ, फिर महाराष्ट्र करीब 23% और फिर तेलंगाना लगभग 16%। दिलचस्प। चलिए, अब थोड़ा पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की तरफ मुड़ते हैं। 2 खबरें हैं। एक तो असम ने गिद्धों के लिए खास पोर्टल शुरू किया है। क्यों?
और दूसरा, आज राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस भी है, 4 सितंबर। इसका क्या महत्व है? पहले गिद्ध पोर्टल की बात करते हैं। असम ने thevulturenetwork.org नाम से भारत का पहला ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जो पूरी तरह गिद्धों को समर्पित है। thevulturenetwork.org। हाँ, इसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और कोलकाता का एक एनजीओ है, वी फाउंडेशन, जो 2011 से काम कर रहा है। वी फाउंडेशन? जी, उन्होंने मिलकर बनाया है। इसका मकसद है गिद्धों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करना, लोगों तक पहुंचाना, उनकी आबादी पर नजर रखना। ट्रैकिंग मतलब? हाँ, ट्रैकिंग, रिसर्च में मदद करना और सबसे जरूरी, उनके संरक्षण के प्रयासों को बल देना। क्योंकि हम जानते हैं गिद्धों की आबादी पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से गिरी है। हाँ, ये तो सुना है। बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल, ये पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय है। तो ये पोर्टल इसमें कैसे मदद करेगा? मतलब गिद्धों का ऐसा क्या खास रोल है? देखिए, गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं। स्कैवेंजर्स? हाँ, सही कहा। ये मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं और बीमारियां फैलने से रोकते हैं। उनकी संख्या कम होने से ये पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है। इसीलिए उन पर नजर रखना और उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। ये पोर्टल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है। समझ गई, बहुत जरूरी पहल है ये। और राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के बारे में? राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, जैसा आपने कहा, आज यानी 4 सितंबर को मनाया जा रहा है। वैसे ये साल में 2 बार आता है, 4 सितंबर और 22 फरवरी को भी। अच्छा, 2 बार? जी, इसका उद्देश्य सीधा है, हमारे देश के वन्यजीवों, खासकर जो लुप्त होने के कगार पर हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना। इस साल की थीम क्या है? इस साल 2025 की थीम है लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना, प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा, ठीक है। वैसे आपको बता दूं, विश्व स्तर पर वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। ठीक है, अब आते हैं खेल जगत की ओर। यहाँ भी काफी हलचल है। जी बिल्कुल। 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किसे मिली है? और शतरंज में फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार टूर्नामेंट कौन जीता? और हाँ, बॉक्सिंग में भी कुछ बड़ा हो रहा है शायद। हाँ, खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबरें हैं। 2026 की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगी। अरे वाह, भारत में? कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। पेरिस में जो 2025 चैंपियनशिप खत्म हुई, उसी के समापन पर यह घोषणा हुई। अच्छा, पेरिस में घोषणा हुई। जी, ये भारत के लिए बड़ी बात है, क्योंकि पूरे 17 साल बाद ये बड़ा टूर्नामेंट भारत लौट रहा है। पिछली बार 2009 में हैदराबाद में हुआ था। 17 साल लंबा समय है। हाँ। इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF करता है। BWF बैडमिंटन फैंस के लिए तो ये शानदार खबर है। और शतरंज टूर्नामेंट का क्या नतीजा रहा, फुजेरा वाला? फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार चेस टूर्नामेंट 2025 में भी भारत का परचम लहराया। हमारे युवा वर्ल्ड जूनियर चैंपियन हैं प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश, हाँ, नाम सुना है। उन्होंने ये खिताब जीता है। फाइनल में स्पेन के अनुभवी ग्रैंड मास्टर एलन पिशोट को हराया। बहुत बढ़िया। ये टूर्नामेंट UAE के फुजेरा शहर में हुआ था, 24 अगस्त से 3 सितंबर तक। इनामी राशि थी $23,000। प्रणव वेंकटेश के लिए शानदार जीत। और बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से ही, मतलब 4 सितंबर से 14 सितंबर तक UK के लिवरपूल शहर में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 शुरू हो रही है। लिवरपूल में? अच्छा, ये इस चैंपियनशिप का पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन। इसे वर्ल्ड बॉक्सिंग नाम की नई संस्था आयोजित कर रही है। वर्ल्ड बॉक्सिंग, ये नई संस्था है? हाँ, 2023 में बनी थी, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारत ने भी अपना 20 सदस्यों का मजबूत दल भेजा है इसमें। 20 बॉक्सर्स गए। जी, ये चैंपियनशिप अब हर 2 साल में होगी, अगली 2027 में। पहला संस्करण, मतलब ये एक नई शुरुआत है बॉक्सिंग में। अच्छा, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कब और कहाँ है? नीरज चोपड़ा के नाम आ रहा था। जी बिल्कुल, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी बस आने वाली है 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो, जापान में। टोक्यो में। और इसमें भारत की उम्मीदों का बड़ा दारोमदार, जैसा आपने कहा, नीरज चोपड़ा पर ही है। 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, वो 17 सदस्यों वाले भारतीय दल को लीड करेंगे। नीरज चोपड़ा से तो हमेशा ही उम्मीदें रहती हैं। चलिए अब जरा सैन्य और सुरक्षा मामलों पर आते हैं। एक अभ्यास चल रहा है, मैत्री 14। किन देशों के बीच है ये? मैत्री 14 भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच होने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। भारत और थाईलैंड? जी,
ये इसका 14 संस्करण है, जो मेघालय के उमरोई में 1 सितंबर से शुरू हुआ है और 14 सितंबर तक चलेगा। उमरोई मेघालय में? हाँ। मकसद है दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, तालमेल बढ़ाना, एक दूसरे के ऑपरेशनल तकनीकों को समझना और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ये हर साल होता है? हाँ, ये 2006 से हर साल होता है। एक साल भारत में, अगले साल थाईलैंड में, बारी-बारी से। भारत थाईलैंड के बीच लगातार चलता अभ्यास, ये अच्छी बात है। और एक नियुक्ति भी हुई है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए प्रमुख। जी हाँ, एसएसबी के नए महानिदेशक यानी डीजी बने हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल। संजय सिंघल? उन्होंने एएम प्रसाद की जगह ली है। एसएसबी, जैसा आप जानती होंगी, हमारे महत्वपूर्ण सीएपीएफ्स में से एक है। हाँ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। जी, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इनकी मुख्य जिम्मेदारी भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर की सुरक्षा है। नेपाल और भूटान बॉर्डर? जी। एसएसबी की स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था पर। चीन में एससीओ समिट हुआ। जी, शंघाई सहयोग संगठन का दूत कौन बने हैं? चीन के तियानजिन शहर में एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें मेजबान चीन ने सदस्य देशों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की, जैसे $2 बिलियन का अनुदान। $2 बिलियन? हाँ, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना का विस्तार और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। एआई पर फोकस? जी, इन कदमों का मकसद है सदस्य देशों में आर्थिक तरक्की, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और एआई इनोवेशन को बढ़ावा देना। ये तो एससीओ के लिए काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। अब भारत की कृषि निर्यात वाली पहल के बारे में बताएं। भारत में एपीडा, मतलब कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। हाँ, एपीडा। उन्होंने भारतीय इनिशिएटिव नाम से एक नई पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य है भारत से एग्री फूड एक्सपोर्ट को जबरदस्त तरीके से बढ़ाना। भारतीय इनिशिएटिव, अच्छा नाम है। हाँ, इसके तहत देश के 100 उभरते हुए एग्री फूड स्टार्टअप्स को चुना जाएगा। 100 स्टार्टअप्स? जी, और उन्हें हर तरह की मदद दी जाएगी, जैसे बाजार तक पहुंच बनाना, एक्सपोर्ट के गुड़ से खाना, एआई जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल करना और यहाँ तक कि 3 महीने की ट्रेनिंग के साथ फाइनेंशियल हेल्प भी। फाइनेंशियल हेल्प भी? बहुत अच्छा। लक्ष्य बड़ा है, 2030 तक भारत का कृषि खाद्य निर्यात $50 बिलियन तक ले जाना। $50 बिलियन? महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। ये एपीडा के बारे में भी कुछ बताइए। ये संस्था क्या है? एपीडा एक सरकारी संस्था है, संसद के कानून से बनी है 1986 में। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी है? जी हाँ, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मुख्य काम ही है भारत से कृषि और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। इसके चेयरमैन अभी अभिषेक देव हैं। अभिषेक देव, ठीक है। और यूएई में हमारे नए राजदूत? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं दीपक मित्तल। दीपक मित्तल? वो सुना जाए सुधीर की जगह लेंगे। यूएई भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है, खासकर व्यापार और निवेश के लिहाज से। हाँ, ये तो है। राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है ना? बिल्कुल सही, अबू धाबी और दिरहम। चलिए, अब भारत की रंगारंग संस्कृति और समाज की तरफ चलते हैं। 2 उत्सवों का जिक्र है, बथुकम्मा उत्सव और करम पर्व। ये कहाँ और क्यों मनाए जा रहे हैं? बथुकम्मा तेलंगाना का एक बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक फूलों का त्योहार है। फूलों का त्योहार? जी, इस साल ये खास होने वाला है क्योंकि तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि सितंबर 2025 में इसे पहली बार ब्राजील के मशहूर रियो कार्निवल की तर्ज पर। क्या बात है, रियो कार्निवल जैसा? हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। ये त्योहार मुख्य रूप से महिलाएं मनाती हैं। फूलों से कलाकृतियां बनाकर देवी गौरी की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलता है ये। देवी गौरी की पूजा? जी, इस साल 21 सितंबर को वारंगल के प्रसिद्ध 1000 स्तंभ मंदिर से इसकी शुरुआत होगी। 1000 स्तंभ मंदिर वारंगल, ये तो वाकई बड़ा आयोजन होगा। और करम पर्व के बारे में क्या? करम पर्व या करम त्योहार ये असल में एक फसल उत्सव है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। फसल उत्सव? हाँ, इसे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और यहाँ तक कि बांग्लादेश के भी कई आदिवासी समुदाय मनाते हैं, जैसे मुंडा, हो, उरांव। कई राज्यों में मनाया जाता है। जी, इसमें प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है और करम देवता की पूजा होती है। करम देवता को शक्ति, यौवन और लंबी उम्र का देवता माना जाता है। करम देवता? ये भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है।
इस साल 3 सितंबर को था ये। 3 सितंबर को था। हाँ, इसकी एक खास परंपरा है जिसमें कुंवारी लड़कियां 5 से 9 दिनों तक टोकरियों में बीज उगाती हैं, चावल, गेहूं, जौ, मक्का के। फिर पवित्र करम पेड़ की डाली लाकर आंगन में गाड़ी जाती है और उसकी पूजा होती है। साथ में पारंपरिक कर्मा नृत्य भी होता है। कर्मा नृत्य। हाँ, कितनी विविध और समृद्ध परंपराएं हैं हमारे देश में। झारखंड में और कौन से मुख्य त्योहार होते हैं? झारखंड तो आदिवासी संस्कृति का केंद्र है। वहाँ करम के अलावा सरहुल होता है जिसमें साल के पेड़ की पूजा होती है, नावाखानी है, नई फसल आने पर भक्ता पर्व है जो लोक देवताओं को समर्पित हैं, कई हैं। सरहुल, नावाखानी, भक्ता पर्व। अच्छा, और एक और महत्वपूर्ण दिन का जिक्र था, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। जी, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये कल यानी 5 सितंबर को मनाया जाएगा। 5 सितंबर टीचर्स डे भी होता है। हाँ, भारत में शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चैरिटी दिवस मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के रूप में चुना गया है। ओ, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर। जी, वो निस्वार्थ सेवा और करुणा का प्रतीक थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। 2012 से। हाँ, मकसद है दुनिया भर में दान, चैरिटी की भावना को बढ़ावा देना, लोगों को जरूरतमंदों की मदद, शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना। मदर टेरेसा के बारे में तो हम सब जानते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। जी हाँ, 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और 1962 में रेमन मगेसेसे शांति पुरस्कार भी। वो अल्बानियाई मूल के भारतीय कैथोलिक नन थीं। मदर टेरेसा को याद करते हुए चैरिटी का दिन मनाना ये बहुत सार्थक है। अच्छा, पर्यावरण और विकास से जुड़ी कुछ और बातें भी थीं। नारियल किसानों के लिए कुछ सहायता बढ़ाई गई है। जी हाँ, नारियल किसानों के लिए अच्छी खबर है। नारियल विकास बोर्ड CDB कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कहाँ है इसका मुख्यालय? कोची, केरल में है। उन्होंने हाल ही में विश्व नारियल दिवस जो 2 सितंबर को था, हाँ, वर्ल्ड कोकोनट डे, उस मौके पर किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने का ऐलान किया है। इस साल की थीम थी अनकवरिंग कोकोनट्स पावर, इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। कोकोनट की पावर। हाँ, सहायता राशि में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जैसे नए नारियल के पौधे लगाने के लिए मदद पहले 4 रुपए प्रति पौधा थी, अब 45 रुपए कर दी गई है। 4 से 45 काफी ज्यादा है। और पुराने या बीमार पेड़ हटाकर नए लगाने के लिए मदद 40 रुपए से सीधे 350 रुपए प्रति पेड़ कर दी गई है। 40 से 350, ये तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। जी, मकसद साफ है, देश में नारियल उत्पादन को बढ़ावा देना। CDB खुद कृषि मंत्रालय के तहत 1981 से काम कर रही एक सांविधिक संस्था है। ये किसानों के लिए वाकई बड़ी मदद होगी। और एक ऑपरेशन स्वर्ण का जिक्र था आंध्र प्रदेश में। ये क्या है? सोना खोजने का ऑपरेशन तो नहीं लगता? नहीं नहीं, सोने की खोज नहीं है। ऑपरेशन स्वर्ण आंध्र प्रदेश में तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ट्यूडा ने शुरू किया है। ट्यूडा ने? हाँ, ये स्वर्णमुखी नदी के पुनर्जीवन का मिशन है, रिवर रिजुविनेशन। स्वर्णमुखी नदी? हाँ, इस नदी के किनारों पर काफी अवैध कब्जे और निर्माण हो गए थे, जिससे नदी का प्राकृतिक बहाव रुक रहा था। ओह, एंक्रोचमेंट। जी, इस ऑपरेशन के तहत इन सभी अवैध कब्जों और निर्माणों को हटाया जा रहा है, ताकि नदी फिर से खुलकर बह सके। ये तो बहुत जरूरी काम है। स्वर्णमुखी नदी के बारे में कुछ और? घाट की पाकाला पहाड़ियों से निकलती है, तिरुपति जिले में करीब 130 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रसिद्ध कल्याणी बांध 1977 इसी नदी पर बना है। कल्याणी डैम। नदी को बचाना मतलब जीवन को बचाना। बहुत नेक काम है ये। चलिए, अब अंत में विज्ञान और कला के संगम की बात करते हैं। एक खास कंप्यूटर बनाया गया है ब्रह्मांड की शुरुआती आवाजों को सुनने के लिए। हाँ, ये बहुत ही फैसिनेटिंग डेवलपमेंट है। बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रत्युष नाम का एक बेहद छोटा क्रेडिट कार्ड के आकार का कंप्यूटर विकसित किया है। क्रेडिट कार्ड जितना छोटा कंप्यूटर? जी हाँ, इसे खास तौर से चंद्रमा पर भेजे जाने वाले एक रेडियोमीटर मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। लूनर मिशन के लिए। चांद पे जाएगा ये? हाँ, मिशन के हिस्से के तौर पर। इसका लक्ष्य है ब्रह्मांड के उस शुरुआती दौर से आने वाले संकेतों को पकड़ना और उनका अध्ययन करना, जब हमारे यूनिवर्स में पहले तारे और आकाशगंगाएं बन रही थीं। कॉस्मिक डॉन कहते हैं जिसे। बिल्कुल, कॉस्मिक डॉन। ये संकेत 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल कहलाते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। प्रत्युष इसमें मदद करेगा। कमाल है, क्रेडिट कार्ड के आकार का कंप्यूटर यूनिवर्स की शुरुआत के सिग्नल पकड़ेगा। विज्ञान कहाँ पहुंच गया है। और वास्तुकला का प्रतिष्ठित आगा खान पुरस्कार
आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड, ये दुनिया में आर्किटेक्चर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। हर 3 साल में एक बार दिया जाता है। हर 3 साल में? जी। 2025 के विजेताओं की घोषणा हो गई है। इस बार दुनिया भर के 7 प्रोजेक्ट्स को ये सम्मान मिला है। 7 प्रोजेक्ट्स कहाँ के हैं? ये 6 अलग-अलग देशों में हैं। ईरान में 2 प्रोजेक्ट्स हैं और एक बांग्लादेश, चीन, मिस्र, पाकिस्तान और फिलिस्तीन में। भारत का कोई प्रोजेक्ट है इस बार? इस बार नहीं, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि भारत के 6 प्रोजेक्ट्स पहले ये पुरस्कार जीत चुके हैं। अच्छा, पहले जीत चुके हैं। जी। इस पुरस्कार के तहत कुल 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। इसे आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क AKDN 1977 से दे रहा है। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क? हाँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है जो डेवलपमेंट के कई क्षेत्रों में काम करता है। ठीक है। और एक आखिरी बात, सेमिकॉन इंडिया 2025 का भी जिक्र था शुरू में। उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, संक्षेप में? हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण आयोजन था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया था। ये 2 से 4 सितंबर तक चला। यशोभूमि में? जी। इसका सीधा और स्पष्ट लक्ष्य था भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना। ग्लोबल हब? हाँ, थीम भी यही थी, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। और जो विक्रम 32 चिप की हमने बात की, उसका प्रदर्शन भी इसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा था। समझ गई। तो आज हमने स्रोतों के आधार पर कई अहम पहलुओं पर बात की। भारत की तकनीकी उड़ान, विक्रम 32, प्रत्युष, किसानों के लिए मददगार ऐप और योजनाएं, कपास किसान ऐप, नारियल विकास बोर्ड की मदद, अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर भारत की बढ़ती उपस्थिति, बैडमिंटन, शतरंज, बॉक्सिंग, पड़ोसी देश के साथ रक्षा सहयोग, मैत्री अभ्यास, हमारी सांस्कृतिक विविधता की झलक, बथुकम्मा, करम पर्व, और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, गिद्ध पोर्टल, ऑपरेशन स्वर्ण। बिल्कुल। और अगर इन सभी अलग-अलग दिखने वाली खबरों को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। हाँ, क्या तस्वीर है वो? कि कैसे तकनीक कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्र को बदल रही है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, चाहे वो खेल हो, कूटनीति हो या अब सेमीकंडक्टर, और कैसे विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण को सहेजना भी कितना जरूरी है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। सही कहा आपने, सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात मेरे मन में लगातार घूम रही है। क्या? वो है बदलाव की रफ्तार। हर क्षेत्र में, चाहे वो तकनीक हो, पर्यावरण हो, समाज हो या वैश्विक समीकरण, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, है ना? हाँ, रफ्तार तो बहुत तेज है, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि हम एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर इन बदलावों को कितनी गहराई से समझ रहे हैं। क्या हम सिर्फ सूचनाएं ले रहे हैं या उनके मायने समझकर, उनके प्रभाव को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल है, जानकारी और समझ के बीच का फर्क। हाँ, ये एक विचार है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। खैर, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारियों और विश्लेषण के साथ। जरूर। नमस्कार। नमस्कार।